गाड़ी तेज चलाओ बीरेन, भगवान के लिए वो लोग अभी हमारे पीछे हैं। अंशिका की आवाज डर से कांप रही थी और उसकी उंगलियां इतनी जोर से बीरेन के बाजू को पकड़े हुए थीं कि उसकी उंगलियों की पोट सफेद हो रही थी। बारिश की बूंदें तेजाब की तरह विंडो स्क्रीन से टकरा रही थीं। वाइपर्स की तेज रफ्तार हरकत भी बाहर के मंजर को साफ करने में नाकाम थी। रात के इस पहर सुनसान हाईवे पर उनकी गाड़ी मौत की रफ्तार से भाग रही थी। बीरेन राठौर ने एक नज़र बैक व्यू मिरर में देखा तो तो दो तेज रोशनी अब भी फासले पर उनका पीछा कर रही थीं। उसने एक हाथ से अंशिका का हाथ थामा जबकि दूसरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से जमा हुआ था। मत डरो अंशिका, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस एक बार हम शहर की हदों में दाखिल हो जाएं, फिर ध्रुव सब संभाल लेगा। हमें अपने बच्चों के पास जाना है। अंशिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे आशी और अंकित की बहुत फिक्र हो रही है। बीरेन के दिल पर जैसे किसी ने गर्म शीशा उंडेल दिया हो। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो आया के पास सेफ हैं। तभी एक मोड़ काटते हुए उल्टी दिशा से आते एक बड़े से ट्रक की हेडलाइट्स ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। बीरेन ने गाड़ी को बचाने के लिए स्टीयरिंग तेजी से घुमाया था। गीली सड़क पर टायरों की चीख बुलंद हुई थी। गाड़ी अगले ही पल बेकाबू होती कई कलाबाजियां खाते हुए सड़क के किनारे गहरी खाई में जाकर गिरी। शीशों के टूटने की आवाज़ों के बाद एक गहरी खौफनाक खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की तेज आवाज़ बाकी रह गई थी, जो अब टूटे हुए शीशों से गाड़ी के अंदर आ रही थी। दूसरी तरफ शहर के सबसे पौश इलाके में सरकारी बंगले के स्टडी रूम में एसपी ध्रुव राठौर फाइलों के ढेर में घिरा बैठा था। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो अपनी वर्दी, अपने पद और अपने खानदानी नाम राठौर की लाज रखने वाला इंसान था कि तभी उसका सरकारी फ़ोन की घंटी बजी। इस वक्त आने वाली कॉल कभी भी अच्छी खबर नहीं देती थी। उसने गहरा सांस लिया और कॉल उठा ली। हेलो, उसकी आवाज़ भारी थी। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ घुटी घुटी सी थी। सर, एसपी ध्रुव राठौर बात कर रहे हैं। जी मैं बोल रहा हूँ, क्या बात है? दूसरी तरफ से एक पलकी हिचकिचाहट उभरी। सर, हाईवे 14 पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी खाई में गिरी है। हमें गाड़ी से जो आइडेंटिटी मिले हैं उनके अनुसार मरने वाले का नाम बीरेन ठाकुर। और ध्रुव के हाथ से फ़ोन छूटकर मेज पर गिरा। एक पल के लिए उसका दिल दिमाग सुन्न हो गया, जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। बीरेन उसका भाई, बागी भाई, जिसने हवेली और ख़ानदान सबसे बढ़कर अपने बाप विजय राठौर के सख्त उसूलों से बगावत की थी। ध्रुव ने कसकर आंखें बंद कर लीं। उसकी पकड़ फ़ोन पर सख्त हो गई। गाड़ी में कितने लोग थे? सर, एक मर्द और एक औरत। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए हैं। ध्रुव की बंद आंखों से आंसू का एक कतरा टूटकर फाइल पर गिरा। उसने अपनी आवाज़ को मुश्किल से टूटने से बचाया। मैं आ रहा हूँ। जब सिटी हॉस्पिटल की ठंडी राहदारी से गुजरता हुआ वो शवगृह तक पहुंचा तो उसका दिल पत्थर की तरह भारी हो चुका था। उसने अपने भाई और भाभी की पहचान की। वही बीरेन, जिसका चेहरा हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, आज एकदम से खामोश पड़ा था। और अंशिका, वो लड़की जिसकी मोहब्बत में बीरेन ने दुनिया छोड़ दी थी, आज वो भी उसके साथ ही दुनिया छोड़ गई। उसका दिल चाहा कि वो चीख चीख कर रोए, लेकिन वो एसपी ध्रुव राठौर था, वो रो नहीं सकता था। उसने कांपते हाथों से पहचान के कागज पर साइन किए। वो वापस उन्हें गाड़ी में वो वापस उसी गाड़ी में बैठकर बाहर आ गया। बारिश अब भी हो रही थी। वो स्टीयरिंग व्हील पर सर रखे कुछ पल खामोश रहा। फिर एक ख्याल बिजली बनकर उसके दिमाग में कौंधा। बच्चे, बीरेन और अंशिका के 2 बच्चे थे, वो कहाँ हैं? उसने फौरन अपने भाई का नंबर मिलाया, जो कि बंद जा रहा था। उसने अपने सरकारी फ़ोन से अपनी टीम को अलर्ट किया। बीरेन राठौर के घर का पता मालूम करने को कहा। वो भाई जिसने शहर के किसी कोने में अपनी छोटी सी दुनिया बसाई हुई थी, ध्रुव को उसकी खबर तक न थी। कुछ ही मिनट में उसे लोकेशन मिल गई। वो एक मिडिल क्लास मोहल्ले का एरिया था। ध्रुव ने तेज रफ्तार से गाड़ी उस पते की ओर दौड़ा दी। एक छोटे से मकान के सामने उसने गाड़ी रोकी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों के बाद एक अधेड़ उम्र की नींद से भरी हुई औरत ने दरवाज़ा खोला, जो शायद बच्चों की आया थी। जी? उसने एक बड़े पुलिस अफसर को अपने दरवाजे पर देखकर डरते हुए पूछा। बीरेन राठौर का घर यही है? जी जी साहब, वो घर पर नहीं है, लेकिन आया ने घबरा कर कहा। मैडम जी और साहब तो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे थे जल्दी आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। ध्रुव ने उस औरत को रास्ते से हटाया और अंदर दाखिल हुआ। एक छोटा सा मगर साफ सुथरा और सामने के कमरे में एक बिस्तर पर 2 मासूम चेहरे सो रहे थे।
3 साल का अंकित तो जो शायद अपने बाप की तरह खूबसूरत और 2 साल की आशी अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी, वो दुनिया जहाँ से बेखबर गहरी नींद सो रहे थे। ध्रुव ने घुटनों के बल बैठकर उन्हें देखा तो उसका दिल एकदम फट पड़ा। जी चाहा इन बच्चों को गले लगाकर फूट फूट कर रोए और अपने दिल का सारा गम हल्का कर ले। इन मासूमों की क्या गलती थी, इन्हें तो पता भी नहीं था कि उनकी पूरी दुनिया ही लुट चुकी है। इनके माँ बाप अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। शायद रात को माँ बाप का इंतजार करते करते सोए होंगे और आया ने उन्हें कहा होगा कि बेटा मम्मी पापा जल्दी ही आ जाएंगे। बच्चे भी इस उम्मीद पर सो गए होंगे कि जब मम्मी पापा आएंगे तो उन्हें उठाकर जरूर अपने गले से लगाएंगे, उनके लिए उनकी फेवरेट चॉकलेट भी लेकर आएंगे जिसका वादा करके वो गए थे। लेकिन उन मासूमों को खबर नहीं थी कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। उन मासूमों के चेहरे को देखते हुए ध्रुव का दिल खून के आंसू रो रहा था। इनके कपड़ों का बैग तैयार करो, हम जा रहे हैं। उसने बहुत हिम्मत करते हुए खुद को रोने से रोका था, लेकिन आंखों के कोने से आंसू फिर भी नीचे गाल पर आया था, जिसे उसने जल्दी से साफ कर लिया। आया बड़े ही गौर से उसे देख रही थी। उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि इन बच्चों से इस पुलिस वाले का कोई बड़ा ही गहरा नाता है, वरना पुलिस वाले किसी भी गैर के लिए इस कदर जज्बाती नहीं होते। लेकिन उसके कपड़ों का बैग तैयार करने वाली बात पर आया बुरी तरह चौंकी थी। उसकी आंखें हैरत से फैली। साहब, इतनी रात को? मैडम जी नाराज हो जाएंगी। ध्रुव ने उसकी तरफ रुख मोड़कर देखा। उसकी आंखों में वो दर्द और वो हक था कि आया के शब्द उसके गले में दम तोड़ गए। वो अब कभी नाराज नहीं होंगी। जल्दी करो। उसने आशी को सावधानी से अपनी गोद में उठाया, जो नींद में ही उसके कंधे से लग गई थी, और दूसरा हाथ अंकित की तरफ बढ़ा दिया। चलो बेटा उठो, चाचू के साथ चलना है। अंकित ने आंखें मलते हुए अपनी चाचू को देखा, जिसे वो शायद ही पहचानता था, लेकिन मासूमियत से अपना नन्हा सा हाथ उसके मजबूत हाथ में दे दिया। वो तीनों उस घर से बाहर निकल गए। 2 अनाथ बच्चे और एक इंसान जिसकी दुनिया एक ही रात में हमेशा के लिए बदल चुकी थी। खानदानी पुश्तों की निशानी वो बड़ी सी हवेली सुबह के हल्के अंधेरे में किसी देव की तरह खड़ी थी। ये हवेली सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं थी, ये एक पुश्तैनी खानदान की निशानी थी। यहाँ विजय राठौर का राज था, जो उस वक्त घर की गद्दी नशीन थे। ये गद्दी नशीनी नस्ल दर नस्ल खानदान के सबसे बड़े बेटे को दी जाती थी। ये सिर्फ जमीनों या दौलत की विरासत नहीं थी, ये ताकत, असर, रसूख और हजारों लोगों की तकदीर का फैसला करने का हक था। बीरेन राठौर, जो कि हवेली का बड़ा बेटा था, इस गद्दी का पहला हकदार, लेकिन उसने मोहब्बत के लिए इस गद्दी को भी ठुकरा दिया था। बीरेन एक लड़की के इश्क में बुरी तरह डूब गया था। बीरेन जो हमेशा से नरम दिल और मोहब्बत करने वाला था, और विजय राठौर जो अपनी नस्ल, अपनी गद्दी और अपनी आन के दीवाने थे। बीरेन राठौर ने अपने बाप के खिलाफ जाकर शादी कर ली, जिसकी वजह से बीरेन को हवेली से आग कर दिया गया। अब कानूनन बीरेन के बाद ध्रुव ही अगला गद्दी नशीन था। बच्चों को लिए वो हवेली में दाखिल हुआ। सामने ही उसके पापा विजय राठौर अपनी गद्दी पर बैठे थे, और उनके चेहरे पर कोई असर नहीं था, न गम न अफसोस। उनकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी थीं। आ गए तुम? तुम्हारे भाई ने कहा था ना कि वो इस हवेली की दहलीज पर तभी कदम रखेगा जब उसकी इस दुनिया से अर्थी उठेगी। उसने अपनी बात पूरी कर दी। विजय राठौर की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि ध्रुव के अंदर तक कपकपाहट दौड़ गई। बाबा, बीरेन भाई और अंशिका भाभी अब नहीं रहे, ध्रुव ने हिम्मत करके कहा। मेरे लिए वो दोनों तभी मर गए थे जब बीरेन ने मेरी इज्जत को और इस गद्दी को और मेरी पगड़ी को एक औरत के कदमों में फेंक दिया था। विजय राठौर ने अपनी नज़रें उन दोनों बच्चों पर जमाई जो ध्रुव के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। और ये दोनों, ये किसका गंध है? बाबा, ध्रुव की आवाज़ में पहली बार हल्की सी वार्निंग उभरी। ये आपका पोता और आपकी पोती है, बीरेन भाई के बच्चे। विजय राठौर अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में बहशत थी। ये राठौर खून नहीं है, ये उसका खून है जिसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। ये उस बगावत की निशानी है। इनके लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं। ध्रुव ने बच्चों को अपने करीब कर लिया। बच्चे जो डरे सहमे थे, ये नरम सा एहसास पाकर जैसे उन्हें थोड़ा सा सहारा मिला, और भी ज़्यादा ध्रुव से चिपक गए थे। बाबा, ये मासूम हैं, इनका कोई कसूर नहीं। कसूर है,
इनका कसूर ये है कि ये पैदा हुए हैं। विजय राठौर ने फैसला भरे अंदाज में कहा। ध्रुव, तुम अब इस खानदान के वारिस हो। ये गद्दी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन इस गद्दी का एक असूल है, यहाँ बागियों के लिए कोई जगह नहीं और ना ही उनकी औलाद के लिए। इन दोनों को ले जाओ और शहर के किसी अनाथ आश्रम में छोड़ कर आओ। ये सुनना था कि ध्रुव के पैरों तले से जमीन निकल गई। अनाथ आश्रम? बाबा, ये मेरे भाई के बच्चे हैं, आपका खून। विजय राठौर ध्रुव की बात सुनते ही गरज पड़े। मेरा खून सिर्फ वही है जो मेरे हुक्म का पालन करे। ध्रुव, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो इन दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ कर आओ, या फिर इस हवेली, इस गद्दी और मेरी दौलत, मेरे नाम, हर चीज़ से अलग हो जाओ। मैं इसी वक्त तुम्हारे छोटे भाई विष्णु राठौर को अगला गद्दी नशीन तय कर दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। उसने बेबस नज़र अपने सख्त दिल बाप को देखा था। उसे तो लगा था कि जब वो उन दोनों मासूमों को लेकर अपने बाप के सामने जाएगा तो उनका खून जरूर उबाल मारेगा। आखिर को ये उनके सबसे बड़े बेटे की आखिरी निशानी थे। वो दौड़कर इन मासूमों को अपने गले लगा लेंगे। उसे ये तो पता था कि उसका बाप एक बहुत ही सख्त पत्थर दिल आदमी है, लेकिन फिर भी दिल में ये हल्की सी उम्मीद थी कि पोते और पोती को देखने के बाद जरूर उस पत्थर में दरार पड़ेगी। लेकिन वो गलत था। वो पत्थर जस का तस था, उसमें हल्की सी भी दरार नहीं पड़ी थी। उसने डरे सहमे बच्चों को एक नज़र देखा और एक नज़र अपने बाप को, जो अब रुख फेर कर खड़े हो गए थे। उसने आशी को अपनी गोद में लगाया। आशी उसके गले में बाहें डालकर उसके सीने से चिपक गई। अंकित भी उसे डरी हुई नज़रों से देख रहा था। उसने अंकित का बाजू पकड़ा और अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही उसने आशी को बेड पर लिटाया, अंकित को भी उठाकर बेड पर बिठा दिया। बच्चे, जो अब तक के हादसे से सहमे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा थके हुए भी थे, लेकिन सहमी नज़रों से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी सामने खड़े उस इंसान को जो उन्हें एक अपने मेहरबान साए की तरह लग रहा था, कि तभी आशी रो पड़ी। मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। आशी का रोना था कि अंकित भी खुद को संभाल न सका। वो भी एकदम से रो पड़ा। बच्चे इतने बड़े नहीं थे। 2 साल की आशी और 3 साल का अंकित आखिर कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करते। उन्हें अपने माँ बाप की ठंडी और नरम आगोश की ज़रूरत थी। उनको एकदम तड़प कर रोते देखकर ध्रुव बुरी तरह बेचैन हो उठा और उन्हें अपनी आगोश में समेट लिया। उनके माथे पर प्यार करते, उन्हें कहानी सुनाते हुए उन्हें बहलाने की कोशिश करने लगा। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, उसकी बातों से बहल गए और थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चले गए। बच्चों के सोते ही वो बेहिस और बेहरकत खड़ा अपने बाप के शब्दों पर गौर कर रहा था। वो एक पुलिस अफसर था, कानून का रखवाला था, लेकिन आज वो अपने ही खानदान के बने हुए जालिम कानून के सामने बेबस खड़ा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी मंगेतर सुमोना अंदर दाखिल हुई, खूबसूरत, घमंडी। ध्रुव, मैंने सब सुना। वो उसके करीब आई। उसकी आवाज़ में हमदर्दी से ज़्यादा समझौते की झलक थी। तुम्हारे बाबा जो कह रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। बीरेन भाई ने जो किया उसके बाद। सुमोना अपनी बात अधूरी छोड़कर कुछ पल के लिए रुकी थी। फिर उसने सोते हुए बच्चों को नफरत भरी निगाह से देखा। ध्रुव उसकी तरफ देख रहा था। वो उसकी नज़रों में बच्चों के लिए इतनी नफरत देखकर अंदर ही अंदर खौल कर रह गया, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। सुमोना, ये बच्चे अनाथ हो गए हैं तो? ध्रुव के कहने पर सुमोना ने अपनी आईब्रो उचकाई थी। अगर ये बच्चे अनाथ हो गए हैं तो हमारा क्या कसूर? दुनिया में न जाने कितने बच्चे अनाथ होते हैं, तो सबकी जिम्मेदारी हम तो नहीं ले लेंगे ना? सुमोना ने लापरवाही से कहा, जबकि वो उसे देखता रह गया। ध्रुव, हमारी शादी होने वाली है। तुम उस खानदान के अगले गद्दी नशीन बनने वाले हो। मैं एक एसपी और गद्दी नशीन की बीवी बनने जा रही हूँ, किसी आया का काम करने के लिए नहीं। मैंने तुमसे मंगनी इसलिए नहीं की कि ये 2 बच्चे मैं संभालूं। ये बच्चे हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकते। मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। छुटकारा हासिल करो। अनाथ आश्रम इनके लिए बहुत अच्छी जगह है। और ध्रुव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर गरम गरम तेजाब डाल दिया हो। वो लड़की जिससे वो शादी करने वाला था वो इतनी पत्थर दिल हो सकती है, उसने कभी नहीं सोचा था। सुमोना, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? इन मासूमों को अगर कोई दुश्मन भी देख ले तो उनका दिल भी पिघल जाए। अपने माँ बाप को खोए इन्हें अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, और इन्हें तो पता भी नहीं कि उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। और फिर ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है।
मैं कैसे छोड़ दूँ इन्हें? जैसे तुम्हारे पापा ने बीरेन भाई को छोड़ दिया था, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद किया था और तुम लोगों को इस गद्दी को छोड़ दिया था, इस हवेली को छोड़ दिया था, इस गांव को छोड़ दिया था, वैसे ही तुम अपना फैसला करो। मत भूलो ध्रुव कि बीरेन ने भी तुम लोगों का ख्याल नहीं किया था, न अपने भाई का, न हवेली का, न अपने बाप का। तो तुम उसके बच्चों के लिए क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? ध्रुव, अब फैसला तुम्हें करना होगा। तुम्हारा फ्यूचर, ये हवेली, ये गद्दी, या फिर ये दो तुम्हारे अतीत का बोझ। अगर तुमने बच्चों को चुना तो ये मंगनी यहीं ख़त्म। मैं इन दोनों बच्चों को संभालने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं होंगी। मेरे भी अपने कुछ सपने हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे सपने सजाकर तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल होना नहीं चाहती, और ना ही ये शादी इसलिए कर रही कि अगले घर आकर मैं इन बच्चों को संभालूंगी। ध्रुव ने एक नज़र सुमोना के खूबसूरत मगर ठंडे बिगड़े चेहरे को देखा। आज से पहले उसे सुमोना का चेहरा बेहद खूबसूरत लगता था, लेकिन आज उसे सुमोना का चेहरा बेहद खौफनाक और बदसूरत लग रहा था। फिर उसकी नज़र सोते हुए आशी और अंकित पर पड़ी। अंकित ने नींद में करवट ली और अपना नन्हा सा हाथ फैलाकर धीरे से बड़बड़ाया, पापा। और फिर वही एक शब्द ध्रुव राठौर के अंदर फैसला करने के लिए काफ़ी था। उसने अपने भाई की लाश को देखा था। वो इन बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ सकता था। उसने सुमोना की तरफ देखा। उसकी आवाज़ उसके बाप की तरह ही ठंडी और फैसला भरी थी। तो फिर तुम आज़ाद हो जाओ सुमोना। और सुमोना का मुंह हैरत से खुल गया। उसे बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी कि ये ध्रुव का फैसला हो सकता है, क्योंकि उसे लगता था कि ध्रुव उससे बहुत प्यार करता है। इन बच्चों की खातिर वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसने उसके सामने ये शर्त रखी थी। लेकिन वो कुछ कहने के काबिल ना बची जब ध्रुव ने उसे जाने के लिए कह दिया और बच्चों की तरफ बढ़ते हुए अंकित के छोटे से ठंडे हाथ को अपनी गर्म हथेली में थाम लिया। कितनी ही देर तक वो कभी बच्चों को तो कभी ध्रुव को देखती रही। ध्रुव, तुम होश में तो हो? थोड़ा सा नीचे झुकते हुए उसने आशी को बड़ी ही सावधानी से अपनी गोद में उठाया था, जो फौरन उसकी नरम आगोश पाते ही उसे चिपट गई थी। दूसरे हाथ से उसने अंकित को भी अपने दूसरे बाजू में उठा लिया। वो इस वक्त सरकारी वर्दी में था। उसी तरह उन दोनों बच्चों को उठाए कमरे से बाहर निकल गया। सुमोना पत्थर बनी उसे जाती देखती रही। उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। जब वो दीवान खाने से गुजरा, विजय राठौर भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, एक आग थी। अगर आज हवेली से कदम बाहर निकाला तो याद रखना ध्रुव, ये हवेली, ये गद्दी और मैं सब तुम्हारे लिए मर गए। ध्रुव एक पल के लिए रुका। उसने अपने बाप के चेहरे पर आखिरी नज़र डाली। आपका फैसला, आपको मुबारक हो बाबा, लेकिन मैं अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरा फैसला मेरे साथ है। ये बच्चे अब मुझसे जुदा नहीं होंगे। और वो एसपी ध्रुव राठौर, विजय राठौर का होने वाला गद्दी नशीन, अपने भाई के दोनों अनाथ बच्चों को अपने सीने से लगाए उसी शान और शौकत से, उसी ताकत और उससे बेरहम बाप के साय से हमेशा के लिए कदम बाहर निकाल गया। उसने गद्दी को ठुकराकर 2 मासूम जानों की खातिर एक कांटों भरा रास्ता चुनना पसंद किया था। उसने अपनी सरकारी गाड़ी का दरवाजा खोला। एक बाजू में सोती आशी और दूसरे में अंकित। बच्चों को सावधानी से पिछली सीट पर लिटाया और ड्राइविंग सीट संभाली। उसका एक ही ठिकाना था, शहर में उसका सरकारी बंगला, एक ऐसी जगह जो सिर्फ उसकी थी, राठौर खानदान के असर रसूख से पवित्र। घर पहुंचकर उसने बच्चों को उठाया। घर खाली और खामोश था। उसने बच्चों को अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पर सुला दिया। बच्चों को लिटाने के बाद वो अब अपने कबर्ड की तरफ बढ़ा था। एक ट्राउजर और एक टी-शर्ट निकालकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी ही देर के बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया था तो बच्चे अभी भी बेखबर सो रहे थे। बाल पोंछता हुआ तौलिया सोफे पर फेंककर उनके पास बैठ गया। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कभी उसकी आंखों के सामने बीरेन का चेहरा आता, तो कभी अपने बाप विजय राठौर का, तो कभी सुमोना का। क्या किसी के सीने में दिल नहीं था? क्या सबके सीने में पत्थर रखे थे? जो इन मासूम का दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे दिखाई दे रहा था। वो जो फैसला कर चुका था उससे 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो थोड़ा सा नीचे सरकते हुए तकिया अपनी पीठ से लगाकर बेड से टेक लगाकर बैठ गया। सारी रात उन दोनों के पास बैठा रहा और उन मासूम चेहरों को देखता रहा।
वो भाई बीरेन जिसके साथ उसने अपना बचपन गुजारा था आज इस दुनिया में नहीं था। वो बागी था, लेकिन उसका भाई तो था और अब ये दो अमानतें उसकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी परवरिश कैसे करेगा। वो जिसने सारी जिंदगी बड़े बड़े मुजरिमों की धुलाई की थी और उनके बीच अब तक की जिंदगी गुजार रहा था, वो इन मासूम और सदमे से दो चार बच्चों को कैसे संभालेगा। सुबह अंकित की आंख खुली। उसने अजनबी जगह को देखकर रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर आशी भी उठ गई। पापा, मामा, वो दोनों फिर से अपने माँ बाप को याद करते ही रो रहे थे। ध्रुव ने उन्हें गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उससे डरकर पीछे हटे। मैं हूँ बेटा, चाचू। अंकित ने उसे धक्का दे दिया। नहीं, आप पापा नहीं हो, मुझे पापा के पास जाना है। रात तक ध्रुव का वजूद एक नरम साया लग रहा था, लेकिन अब इतनी देर तक अपने माँ बाप को न देखने के बाद उन्हें अब ध्रुव से भी डर लगने लगा था। मुझे मामा के पास जाना है। आशी भी बिलख उठी। ध्रुव का दिल छलनी हो गया। वो कितनी ही देर तक उनके साथ जमीन पर बैठा रहा, उन्हें तरह तरह से बहलाने की कोशिश करता रहा, उन्हें उनके मनपसंद खाने खिलाता रहा। थाने से लगातार कॉल्स आ रही थी, लेकिन उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। बच्चे भी आखिर कब तक रोते, उसके बहलाने से थोड़ा सा चुप हो गए थे, लेकिन उनकी हल्की हल्की सिसकियां ध्रुव के कानों में कोड़े की तरह लग रही थीं। आपका नाम क्या है? उसने आशी को गोद में उठाते उसके आंसू साफ करके पूछा। 2 साल की आशी कुछ नहीं बोली, बस चॉकलेट खाने में बिजी थी। उसने अंकित को हाथ बढ़ाकर अपने दूसरी थाई पर बिठा लिया। आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित ने अपना नाम बता दिया। बहुत अच्छा नाम है आपका। और हमारी गुड़िया का? आशी। अंकित ने ही आशी का नाम भी बताया था। डर नहीं रहे थे, लेकिन खुश भी नहीं थे। अंकल, पापा और मम्मा कब आएंगे? हमें उनके पास जाना है, अंकित ने सिसकते हुए पूछा। इस सवाल का जवाब ध्रुव के पास नहीं था। आपको खिलौने चाहिए? चलो मैं आपके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आता हूँ। नहीं, हमें अकेला छोड़कर मत जाइए। बच्चे डर गए थे, अनजानी जगह थी, उनका डरना बनता था। अच्छा ऐसा करो, आप लोग हमारे साथ चलो। वो दोनों बच्चों को लेकर मार्केट गया था और उन्हें ढेर सारे खिलौने दिलवाए थे। अब बच्चों के मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, आंखों में भी खुशी की चमक दौड़ने लगी थी। ध्रुव थोड़ा रिलैक्स हुआ था कि बच्चे बहल रहे थे। ये तो जानता था कि धीरे धीरे बच्चे उसके साथ एडजस्ट हो ही जाएंगे और अपने माँ बाप को भूल जाएंगे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे। लेकिन इससे उसे कितनी मुश्किल होगी ये नहीं जानता था। खिलौने देखकर बच्चे काफ़ी बहल गए थे। फिर उसने अपना मोबाइल खोला और अपने कुछ ज़रूरी कॉल्स अटेंड की थी। धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर गया था। बंगले का सारा सिस्टम बिगड़ चुका था। हर तरफ खिलौने बिखरे पड़े थे और एसपी ध्रुव राठौर बच्चों के डायपर बदलते उन्हें दलिया खिलाने की नाकाम कोशिश में बिजी था। बच्चे अब भी रातों को उठकर बैठ जाते थे और डर जाते। वो एक मर्द था, एक पुलिस ऑफिसर, लेकिन वो माँ नहीं बन सकता था। उसने कोशिश की थी कि बच्चों के लिए कोई आया रख ले। पहले तो उसे मुश्किल से ही एक आया मिली थी, क्योंकि कोई भी लड़की अकेले घर में एक मर्द के साथ बच्चों को संभालने का काम करने के लिए राजी नहीं थी। फिर उसे एक उम्र दराज औरत मिली, लेकिन जब एक दिन ध्रुव थाने से वापस आया तो उसने देखा कि आया आराम से सो रही थी और बच्चे घर से बाहर निकल आए थे और सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। अगर ध्रुव टाइम पर न आता तो न जाने बच्चों के साथ क्या हो जाता। उसने जल्दी से लपक कर बच्चों को गोद में उठाया था। उन्हें घर वापस लाकर उसने उसी वक्त आया को घर से निकाल दिया था। उसके बाद उसका दिल ही नहीं किया किसी आया को रखने का। अब वो खुद ही बच्चों के सारे काम कर रहा था। बच्चे धीरे धीरे अपने माँ बाप को भूलकर ध्रुव के साथ ही एडजस्ट होने लगे थे, बल्कि उसकी नाक में दम किए रखते थे। दूसरी तरफ शहर के पुराने छोटे से मोहल्ले के एक छोटे से मकान में कयामत मची थी। मम्मी, मेरा नीला दुपट्टा कहाँ है? आपने फिर इस्त्री नहीं किया ना? 19 साल की अपनी चुलबुली और हद से ज़्यादा शरारती लड़की पूरे घर में तूफान मचाए हुए थी। उसकी माँ संजना जी, जो किचन में आटे से हाथ साफ कर रही थी, गुस्से से बाहर निकली। खा जाए तुझे तेरा नीला दुपट्टा। सुबह से शाम हो जाती है और इस लड़की को अपनी सज धज से फुर्सत नहीं मिलती। मम्मी, कितना बोलती हैं आप। वैसे भी आज पूजा की मेहंदी है, सब सहेलियां आ रही हैं। मैं क्या ये गंदे से कपड़े पहन कर जाऊं? संजना जी ने सर पीट लिया। भगवान, ये लड़की कब बड़ी होगी? 19 साल की हो गई है, लेकिन अकल एक पैसे की भी नहीं। सर पर जबान जहान बेटियां बैठी हैं और इसे सहेलियों की मेहंदी की पड़ी है। कोई रिश्ता आता है तो तेरी यही हरकतें देखकर भाग जाता है। तो भाग जाने दे, मुझे कौन सा मरना है शादी करके। वैसे भी अभी तो मैं बच्ची हूँ, सिर्फ 19 साल की। 10 साल तक तो आप भूल जाएं कि मैंने शादी करनी है।
जब तक 30 की नहीं हो जाती मैं शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ूंगी। जब पता है कि हमारी जिंदगी वैसे ही रो रो कर और बच्चों के डायपर चेंज करने में गुजरनी है तो क्यों ना शादी से पहले ही अपनी जिंदगी को एंजॉय कर लिया जाए। मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी मेरे पास कम से कम 10 साल हैं जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। और वैसे मम्मी, एक बात तो मैं आपको बता दूं, जो भी रिश्ता आएगा ना, दहेज में आपकी ये रोज की डांट ही मिलेगी उसे। तो भला कोई रिश्ता आएगा ही क्यों, इसीलिए तो मैं बड़ी संतुष्ट हूँ कि ना आएगा रिश्ता, ना बजेगा बैंड बाजा, और ना होगी मेरी बर्बादी। संजना जी ने उसकी बातें सुनी कि उनका पारा गर्म हो गया। जबान देखो इस लड़की की कैंची की तरह चलती है। अरे हम गरीब लोग हैं, दहेज कहाँ से देंगे। तेरे बाप की तनख्वाह में महीने का राशन पूरा नहीं होता। 2 छोटी बहनें और हैं, वो भी तेजी से जवान हो रही हैं। अपनी अपनी माँ के गुस्से को जानती थी, वो फौरन मौन हो गई। अच्छा ना मम्मी, सॉरी, अब गुस्सा छोड़ें और जल्दी से मेरा दुपट्टा ढूंढने में मेरी हेल्प कर दें, वरना लड़कियां मेरा हलवा बना देंगी। वो शरारत से कहते हुए दोबारा कमरे में भाग गई। संजना जी ने एक ठंडी आह भरी। इस लड़की का फ्यूचर क्या होगा वो सोचकर ही दहशत होती थी। इतनी देर में उनकी दोनों जुड़वा बेटियां रिया और सिया, जो 17 साल की थीं, किचन में चली आईं। मम्मी प्लीज नाश्ता दे दें, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। देती हूँ, तुम तब तक पराठे बनाने की तैयारी करो, मैं उस अबनी की बच्ची का दुपट्टा ढूंढ कर आती हूँ। वो बड़बड़ाती हुई किचन से अबनी के कमरे की तरफ चली गई। उन्हें पता था दुपट्टा सामने ही होगा, लेकिन उसे कोई चीज सामने दिखाई कब देती है। ध्रुव अपने दोस्त और अपने कलीग्स इंस्पेक्टर विक्रम के साथ उनके लॉन में बैठा था। विक्रम उसकी हालत देखकर परेशान था। ध्रुव, कब तक छुट्टी लोगे यार? पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे बगैर अधूरा है, और ये तुमने क्या हालत बना रखी है। ध्रुव ने थकी हुई नजरों से उसे देखा। विक्रम, मैं वापस नहीं आ सकता, कम से कम अभी तो नहीं। तुम देख रहे हो ना बच्चों को कितने सहमे हुए हैं, इन्हें मेरी जरूरत है। विक्रम ने बच्चों को देखा जो लॉन के कोने में खामोशी से मिट्टी से खेल रहे थे। ध्रुव, तुम एक बाप बन सकते हो, माँ नहीं। इन्हें एक औरत की जरूरत है, एक माँ की जो इन्हें संभाल सके। ध्रुव कड़वाहट से हंसा। कौन करेगा मुझसे शादी? एक ऐसा इंसान जिसने अपने खानदान, अपनी दौलत को ठुकरा दिया हो। कौन अपनाएगा मेरे भाई के बच्चों को? मेरी अपनी मंगेतर जिस पर मुझे भरोसा था, वो खुद इन बच्चों की वजह से मुझे छोड़ गई। जब वो मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी, उसी ने इन बच्चों को नहीं अपनाया, तो कोई गैर और पराई लड़की इन बच्चों को क्यों अपनाएगी? और ये बात तो मैं क्लियर कर दूं कि विक्रम, जो लड़की मेरे बच्चों को नहीं अपनाएगी तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। विक्रम की माँ, जो उनके लिए चाय लेकर आई थी, ये बातचीत सुन रही थी। वो एक समझदार औरत थी। उन्होंने ध्रुव के सर पर प्यार से हाथ रखा। बेटा, दुनिया में अच्छे लोग अभी ख़त्म नहीं हुए। अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं। मेरी नज़र में ख़ानदान है, गरीब है लेकिन बहुत इज्जतदार हैं। उनकी एक बेटी है, अवनी नाम है। उम्र की थोड़ी कच्ची है लेकिन दिल की बहुत अच्छी लड़की है। वो लोग दहेज नहीं दे सकते, इसीलिए उसकी शादी रुकी हुई है, वरना वो लोग तो अवनी की शादी करने की फिक्र में पिछले 1 साल से हैं, क्योंकि उनकी 2 जवान बेटियां और भी हैं। उनका कहना है बड़ी बेटी जल्दी रुखसत होगी तो दोनों छोटी बेटियों के बारे में सोचेंगे। ध्रुव ने उनकी बात पर फौरन सर उठाकर उन्हें देखा। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं विक्रम की माँ ने उसकी बात काटी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वो लोग बहुत शरीफ लोग हैं और उन्हें सिर्फ एक अच्छे घर, एक अच्छे लड़के की तलाश है जो उनकी बेटी को इज्जत से रखे। तुम्हारे पास पद है, इज्जत है, तुम्हें उन बच्चों के लिए एक साहिबान चाहिए। ये रिश्ता दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। अगले ही दिन विक्रम की माँ संजना जी के घर बैठी थी। संजना जी तो जैसे यकीन ही नहीं कर रही थी कि एक एसपी का रिश्ता, वो भी उनकी अबनी के लिए। आप मजाक तो नहीं कर रही बहन? विक्रम की माँ ने संजीदगी से कहा। मजाक क्यों करूँगी बहन, लड़का सोने का है, बस भगवान की मर्जी। पहले भाई का साया सर से उठ गया, अब उनके बच्चों की जिम्मेदारी उस पर है। उसे बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके घर को संभाल सके और उसके बच्चों को अपना ले। संजना जी ने फौरन हामी भर ली। उन्हें भला क्या ऐतराज हो सकता था? एक एसपी, सरकारी नौकरी वाला, वो भी बिना दहेज के उनकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार था। खुशी के मारे तो जैसे वो हवाओं में उड़ने लगी थी। हमें मंजूर है बहन, हमें से ज़्यादा और क्या चाहिए। बगैर दहेज के हमारी बेटी एसपी के घर जा रही है। अपनी जो दरवाजे के पीछे से सब सुन रही थी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। एसपी, एक पुलिस अफसर, उसके सपनों का शहजादा, जो किसी फिल्मी हीरो जैसा था। और ये एसपी की बात सुनकर उसके ख्यालों में एक एसपी की इमेज उभर कर आई थी। चेहरे पर हल्की सी लाली और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। मेरे तो सपने सच हो गए, ये तो सच में हीरो निकला। वो बिल्कुल भूल गई कि वो 2 बच्चों का
बाप भी है। उसकी बचकाना दिमाग में सिर्फ एक अमीर रौबदार पति की तस्वीर अपने दिमाग में बनाई थी। 3 दिन के बाद ही बेहद सादगी से शादी हुई। न बैंड, न बाजा, न बारात। विदाई का वक्त भी आ गया। विदाई के वक्त संजना जी ने रोते हुए बेटी को गले लगा लिया। अब नहीं, भगवान का धन्यवाद करना और उस घर को अपना घर बना लेना, क्योंकि अब वही तेरा घर है। चेहरे को देखकर वो थोड़ा एसपी के चेहरे को देखकर वो थोड़ा घबराई थी, लेकिन उन्होंने खुद को तसल्ली दी, क्योंकि ये रौब और सख्ती उसके चेहरे का हिस्सा हो सकती थी, क्योंकि वो एक एसपी था। अपनी जब गाड़ी में बैठकर सरकारी बंगले पहुंची तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। घर बहुत बड़ा और शानदार था। ध्रुव उसे अंदर लाया। बच्चे सो चुके थे। घर में मौत का सा सन्नाटा था। कमरे के सामने ले जाकर वो थोड़ी देर के लिए रुका। ये आपका कमरा है। अवनी ने हैरत से उसे देखा। हमारा नहीं? ध्रुव ने उसकी आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें किसी भी जज्बे से खाली थीं। मेरा कमरा बच्चों के साथ है, क्योंकि उन्हें मेरी आदत है। आप आराम करें। ये कहकर वो मुड़ गया और अपने कमरे में चला गया, जबकि अवनी सदमे की हालत में खड़ी रह गई। ये कैसी शादी थी? पहली बात तो न कोई मेहंदी, न कोई फंक्शन, न कोई बैंड बाजा। चलो, इस पर भी उसने सब्र कर लिया था, लेकिन अब विदाई के बाद न कोई रस्म, न कोई स्वागत, और अब न कोई सुहागरात, न फूल, न पति का साथ। कमरे में आते ही वो धम से बेड पर बैठ गई। उसने फौरन अपनी माँ को फ़ोन लगाया। रोते हुए सब बताने लगी। मम्मी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक खामोश सा बंगला है। उन्होंने तो मुझे अपने कमरे में भी नहीं रखा, मुझे अलग कमरे में भेज दिया। मैं तो सोच रही थी यहाँ सब इतनी सादगी से हुआ है तो कोई बात नहीं, कम से कम वहाँ तो थोड़ी सी रौनक होगी। चलो, उसी रौनक पर सब्र कर लूँगी मम्मी। लेकिन सुहागरात का कमरा? उसके तो मैंने कई सपने सजाए थे, लेकिन सुहागरात भी धरी की धरी रह गई। उन्होंने तो मुझे अपने कमरे में भी नहीं रखा और इस वीरान से कमरे में भेज दिया। अपनी की बात सुनकर संजना जी का दिल चाहा कि अपना माथा पीट लें। बेशरम लड़की, फ़ोन बंद कर। कैसी बेशर्मी भरी बातें कर रही है। भगवान का धन्यवाद कर कि विदा हो गई। अब पति का दिल जीतना तेरा काम है। आज अलग कमरे में रखा है, कल को अपने कमरे में भी रखेगा। फ़ोन बंद कर और आराम से सो जा। अरे, इतने बड़े एसपी की बीवी बनकर गई है तू। तुझे पता है मोहल्ले में सब तेरी ही बातें कर रहे हैं, जल जल कर मरे जा रहे हैं। खानदान की औरतें भी दांतों तले उंगलियां दबा रही हैं, और तू है कि सिर्फ सुहागरात का रोना लेकर बैठ गई। अरे, जब शादी हो गई तो सुहागरात भी हो जाएगी। और हाँ, एक बात मेरी याद रखना, अपने पति का दिल जीतने की पूरी कोशिश करना। मर्द है आखिर, कब तक तुझसे दूर रह सकता है। ये कहकर संजना जी ने फ़ोन काट दिया। अपनी टूं टूं बजते फ़ोन को देखती रह गई। फिर फ़ोन बेड पर रखकर गहरी सांस ली, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब ये आंसू उसके दिल से उसकी आंखों तक आए थे, वरना आज से पहले वो कभी नहीं रोई थी, क्योंकि कभी किसी बात को सीरियसली लेती ही नहीं थी। हर बात को चुटकियों में उड़ा दिया करती थी। बड़े से बड़ा गम, बड़े से बड़ी तकलीफ भी उसकी शरारतों और उसकी खुश मिजाजी के आगे हार जाया करती थी। लेकिन आज ये बात सच में उसके दिल पर लगी थी। आंख से आंसू गाल पर लुढ़क कर आ गए थे। उसने उन आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछ दिया, लेकिन दिल में खालीपन सा रह गया। बिना चेंज किए वो वहीं बेड पर लेट गई। दिमाग इधर उधर उलझता रहा, लेकिन फिर नींद आ ही गई। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो घर में खामोशी थी। वो बाहर निकली तो ध्रुव वर्दी पहने तैयार खड़ा था। आशी और अंकित भी साफ सुथरे कपड़ों में उसके पास खड़े थे। अवनी को देखकर वो दोनों उसके पीछे छुप गए, तो ध्रुव ने सपाट खाली नज़रों से उसकी ओर देखा। उसके देखने पर अवनी ने अपनी नज़रें झुका लीं। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, क्या बोलती। फिर एक गहरी सांस लेते हुए ध्रुव ने कहा, मैंने स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, नाश्ता ये कर चुके हैं, आपके लिए फ्रिज में सब रखा है। ये कहकर आशी को गोद में उठाया, अंकित की उंगली पकड़ी और बाहर की तरफ निकल गया। ध्रुव के जाने के बाद उसने घर का जायजा लिया। घर इधर उधर बिखरा पड़ा था। इतनी गंदगी में तो वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। गहरी सांस लेते वो किचन में चली आई तो किचन का हाल तो और भी बुरा था, लेकिन फिलहाल तो पहले भूखे पेट को शांत करना था। उसने अपने लिए नाश्ता बनाया और डटकर नाश्ता किया। फिर उसने सारा दिन लगाकर घर की साफ सफाई की, किचन साफ किया और शाम के लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार सा डिनर तैयार किया। उसने सोचा जब ध्रुव आएगा तो खुश होगा। जब वो शाम को वापस आया तो बच्चे उसके साथ थे। अवनी उसकी तरफ मुस्कुराकर बढ़ी, आओ बेटा। आशी, अंकित, मैं अवनी हूँ। बच्चे सहमकर ध्रुव की टांगों से चिपक गए। अवनी को ये बहुत बुरा लगा। ध्रुव फ्रेश होने के लिए कमरे में चला गया। बच्चे वहीं लॉन्ज में खेलने लगे। उसने बच्चों का दिल जीतने का फैसला किया। वो उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और आंखें घुमाकर बोली, मैं भूत हूँ,
बच्चे हैरत से उसे देखने लगे। अबनी ने फिर एक फनी सा फेस बनाया और जानवरों की तरह आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। बच्चों को देखते ही उसका बचपना फिर से लौट आया था, जो रात को बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पर आ चुकी थी। अपनी पहले वाली ज़िंदगी में लौट आई थी। वो फनी फनी फेस बनाकर बच्चों को बहलाने की कोशिश करने लगी। आशी तो बहुत दिनों से हंसी नहीं थी। उसकी छोटी सी हंसी निकली। अंकित भी उसकी हरकतें देखकर मुस्कुराने लगा, तो अबनी एकदम से खुश हो गई कि उसका जादू चल गया था। वो अब उन्हें गुदगुदाने लगी और फिर अगले ही पल तीनों एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़े कि तभी ध्रुव का एक जोरदार और भारी ठंडी आवाज़ ने अबनी को वहीं जमा दिया। बस अबनी डरकर उसकी तरफ देखने लगी, जो दरवाजे पर खड़ा था और पथरीली निगाहों से उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर खुशी का असर तक नहीं था। मुझे इन बच्चों की परवरिश के लिए एक मैच्योर माँ की ज़रूरत थी, कोई तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। वो ठंडे अल्फाज अबनी के कहे को उसके गले में ही दम तोड़वा गए। आशी अंकित, जो अपने चाचू के बदले रवैये से सहम गए थे, फौरन खामोश होकर उसकी टांगों के पीछे छुप गए। अबनी, जिसका दिल अभी अभी उन बच्चों की हंसी से खुला था, एकदम से बुझ गया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो झट से उठकर खड़ी हुई। उसके गाल तप रहे थे। मैं तो बस इन्हें हंसा रही थी, ये उदास थे। उसकी तरफ देखे बगैर ठंडे शब्दों में कहा, उनकी खुशी से ज़्यादा जरूरी उनकी परवरिश है। ये कहकर वो मुड़ गया और अपने कमरे में वापस चला गया। अपनी मुट्ठियाँ भींच गई। खुद तो चलता फिरता बर्फ का गोला है, इन मासूमों को भी वैसा ही बनाना चाहता है। वो बड़बड़ाई, आंखों में आई नमी को गुस्से से रगड़ दिया और बच्चों को दोबारा अपनी बाहों में भरकर उन्हें गुदगुदाने लगी, लेकिन होठों पर उंगली रखकर बोली, ज़्यादा जोर से मत हंसना, वरना वो खड़ूस फिर से वापस आ जाएगा। बच्चे भी समझ गए थे और धीरे धीरे हंसते हुए वो तीनों ही खेलने लगे। दिन गुजरने लगे। बंगले की जिंदगी अब दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ ध्रुव के कायदे कानून थे, दूसरी तरफ अबनी थी, जो इन कानूनों की धज्जियां उड़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। वो खुद तो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती, लेकिन नौकरों को भी चकरा कर रख देती। एक दोपहर ध्रुव किसी जरूरी फाइल के लिए अचानक घर आया तो लॉन पूरी तरह खामोशी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बच्चों के दोपहर के खाने का वक्त था। लेकिन उसके बजाय लॉन से चीखों पुकार और जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। वो गुस्से से उसी तरफ बढ़ा। लॉन में अबनी ने पौधों को पानी देने वाला पाइप पकड़ा हुआ था और बच्चों की आया, जिसे उसने शादी के बाद रखा था, जिसका नाम सुनीता था, उस पर पानी फेंक रही थी, जो बेचारी दुपट्टे से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बच्चे जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और खुद भी पानी में भीग रहे थे। अबनी, ये क्या बचपना है? उसकी कड़कदार आवाज़ पर तीनों एकदम से खामोश हो गए। अबनी ने पाइप का रुख उसी की तरफ करते हुए शरारती अंदाज में हंसी। एसपी साहब, आप भी आ गए? गर्मी बहुत है, आप भी थोड़ा ठंडा हो लें। इससे पहले ध्रुव कुछ कहता, पानी की तेज धार उसकी तरफ हुई थी। अपनी प्रेस की वर्दी में एक पल में ही भीग गया था। आशी अंकित ने देखा तो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ध्रुव ने अपने गुस्से को आंखें बंद करके कंट्रोल किया। उसने आगे बढ़कर अबनी के हाथ से पाइप छीना। आपका दिमाग तो ठीक है? अबनी ने हंसी दबाते हुए कहा, मेरा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा। ध्रुव उसे घूरता रहा। पानी उसके बालों से टपक कर उसके चेहरे पर आ रहा था। उसने गुस्से से सुनीता को हुक्म दिया कि बच्चों को अंदर ले जाओ। अबनी ने इस हादसे के बाद ध्रुव से बात करना कम कर दिया था, लेकिन अबनी को उसकी खामोशी की परवाह कब थी। वो अब भी घर में अपनी मर्जी चलाती। हंसी नोक-झोंक के बीच ध्रुव खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस करने लगा था। वो जितनी गैर मैच्योर थी, बच्चों के लिए उसकी मोहब्बत उतनी ही गहरी थी। एक रात को किचन में पानी पीने आया तो देखा कि अबनी छुपकर फिर से आइसक्रीम निकाल रही थी। अच्छा, तो चोरी हो रही है। उसकी आवाज़ पर अबनी उछल पड़ी। आइसक्रीम का डिब्बा उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। वो मैं बच्चों के लिए? ध्रुव ने एक आईब्रो उचकाकर उसे देखा। बच्चों के लिए या अपने लिए? अबनी ने मुंह बना लिया। अपने लिए। आपको कोई प्रॉब्लम है? वो जिद्दी बच्चे की तरह बोली। ध्रुव मुस्कुराया। नहीं। उसकी आंखों में एक पल को नरमी आई। वो उसके करीब आया, इतना करीब कि अबनी की धड़कन तेज हो गई। उसने झुककर उसके गाल के पास से आइसक्रीम का एक छोटा सा दाग अपनी उंगली से साफ कर दिया। लेकिन रात को आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है। उसकी आवाज़ सरगोशी जैसी थी। अबनी के पूरे बदन में एक सनसनी दौड़ गई। वो एकदम पीछे हटी और आइसक्रीम का डिब्बा लिए लगभग भागती हुई वहां से निकल गई। ध्रुव वहीं खड़ा उसकी घबराई हुई पीठ को देखता रहा, लेकिन दिन की रोशनी में वो वापस वही संजीदा पत्थर दिल एसपी था।
उसका ज़्यादातर वक्त ऑफिस में गुजरने लगा। वो अपने भाई के एक्सीडेंट की फाइल दोबारा खोल चुका था। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये एक हादसा था। वो रात को अपने स्टडी रूम में बैठा था, फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे कोई परवाह नहीं कि वो ट्रक ड्राइवर कहाँ गायब हो गया है, उसे ढूंढो। मुझे उस रात की तमाम कॉल रिकॉर्ड चाहिए, खास तौर पर राठौर हवेली से आने जाने वाली कॉल्स। उसका शक गहरा था और उसका शक अपने बाप विजय राठौर की तरफ उठ रहा था। एक दिन अपनी बच्चों और आया के साथ शॉपिंग मॉल में थी। वो बच्चों के लिए कपड़े देख रही थी कि उसकी नज़र ध्रुव पर पड़ी, जो कुछ ही फासले पर एक बेहद खूबसूरत और एक बेहद मॉडर्न नजर आने वाली लड़की के साथ खड़ा था। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुमोना थी। अवनी ने उसे फौरन पहचान लिया था, क्योंकि उसकी तस्वीर उसने ध्रुव के कमरे की एक पुरानी एल्बम में देखी थी। वो उन दोनों को देखकर वहीं चौंक गई। सुमोना का हाथ बड़ी लापरवाही से ध्रुव के बाजू पर था। अवनी का दिल डूब गया। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। ध्रुव, तुम वाकई अब इस जिंदगी में खुश हो? सुमोना की आवाज़ में तंज था। मुझे छोड़कर तुमने उन बच्चों को चुना और सुना है उनकी परवरिश के लिए किसी आया से शादी भी कर ली है। ध्रुव का चेहरा सख्त हो गया। सुमोना, अपनी जबान को लगाम दो। वो मेरी बीबी है। बीबी? सुमोना ने जैसे उसका मजाक उड़ाया था। प्लीज ध्रुव, हम दोनों जानते हैं तुमने उससे शादी क्यों की है। तुमने उसे बच्चों की देखभाल के लिए रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अवनी को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वो बच्चों को लेकर सीधा घर आ गई। उसका दिलो दिमाग सब माफ हो चुका था। जब ध्रुव रात को घर आया तो घर में एक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। अवनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो लड़की कौन थी? ध्रुव इस सवाल के लिए तैयार नहीं था, चौंक गया। कौन सी लड़की? वही आपकी मंगेतर जिससे आप आज मॉल में मिल रहे थे। उसकी बात को सुनकर ध्रुव को एकदम से गुस्सा आ गया। तुम मेरा पीछा कर रही थी क्या, जो तुम्हें ये बात पता चली? मैं पीछा नहीं कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसने कहा था ना कि मैं एक आया हूँ, एक नौकरानी जो पैसों के लिए आपके साथ रह रही हूँ। सच कहा ना उसने? ध्रुव का सब्र जवाब दे गया। एक तो उस पर केस का दबाव, सुमोना की बेकार की बातें और अब ये घरेलू बहस। वो गुस्से से फट पड़ा। हाँ तो और क्या हो तुम? क्यों की थी मुझसे शादी? तुम कौन सा मोहब्बत में शादी करके आई हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेरे सर डाल दिया, अपने सर से उतार कर। तुम सिर्फ पैसों के लिए आई हो तो इसी पर राजी रहो, तुम्हें सब मिलेगा। तुम बस बच्चों की परवरिश करती रहो। मुझसे सवाल जवाब करने का तुम्हें कोई हक नहीं, ये सब पूछने का कोई हक नहीं। उसके शब्द एक तेजधार खंजर की तरह थे। अपनी सकते की हालत में उसे देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। आज उसे पहली बार अपनी बेकदरी का, अपनी बेबसी का और अपने बेनाम रिश्ते का एहसास हुआ था। वो कितनी ही देर उस खाली ड्राइंग रूम में मेज पर सर रखे बेआवाज रोती रही। उसके आंसू, उसकी अना, उसके चुलबुलेपन और उसके तमाम ख्वाबों को बहा ले गए। वो पैसे के लिए आई थी, वो एक बोझ समझकर उतारी गई थी। उस इंसान ने, उसके पति ने उसकी कीमत लगाई थी। वो एक आया थी, एक नौकरानी। बस उस रात उसने फैसला कर लिया कि अगर वो यही चाहते हैं तो फिर यही सही, यही ठीक है। अगली सुबह जब वो नाश्ते के लिए मेज पर आया तो वो हैरान रह गया। घर में एक अजीब नापसंदीदा खामोशी थी। कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था, कोई कहकहा नहीं गूंज रहा था। आशी अंकित बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में खामोशी से अपनी हाई चेयर पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अपनी जो खुद बच्चों की तरह नाश्ते पर नखरे करती थी, आज एक मेच्योर औरत की तरह सुनीता को कुछ कह रही थी। सुनीता, अंकित का दूध खत्म करवाओ, आशी के कपड़ों पर ध्यान रखो, दाग न लगे। उसने ध्रुव की तरफ देखे बगैर उसके आगे नाश्ते की प्लेट रख दी। उसकी आवाज़ एकदम साफ और ठंडी थी। ध्रुव कुछ कहने की कोशिश करने लगा। अबनी, कल रात जो मैंने कहा अबनी ने उसकी बात काट दी। आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, नौकर को आपकी गाड़ी साफ करने का कह दिया है। उसके शब्दों में न कोई जज्बा था, न कोई शिकायत। ध्रुव ने उसे देखा। वो कल वाली लड़की नहीं थी। उसका चुलबुलापन, उसकी आंखों की शरारत, सब कुछ जैसे उसे एक रात में ही मर गया था। ध्रुव ने अपने कंधे उचकाए। चलो अच्छा ही है, अभी एक जिम्मेदार माँ की तरह बर्ताव तो करेगी, कम से कम घर में सुकून तो होगा। लेकिन ये सुकून, ये खामोशी जल्द ही ध्रुव के दिमाग पर सवार होने लगी। वो शाम को घर वापस आता तो घर उसे काट खाने को दौड़ता था। बच्चे अब लॉन में पानी से नहीं खेलते थे। वो अपने कमरे में अबनी के पास बैठे खामोशी से तस्वीरों में रंग भर रहे होते। अबनी ने खुद को पूरी तौर पर उन बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया।
वो उनको वक्त पर खिलाती, उनको नहलाती, उनके साथ खेलती, लेकिन अब उसके खेल में भी संजीदगी आ गई थी। बच्चे जिन्हें पहले उसकी शरारतें अच्छी नहीं लगती थीं, अब उसकी ममता के दीवाने हो गए। आशी अब ध्रुव की गोद के बजाय रात को अपनी के पास ही सोती थी। अंकित जो पहले अपने चाचू से डरता था, अब हर बात में मम्मा मम्मा कहता और उसके आंचल से लिपटा रहता था। लेकिन इस काम में उसने खुद को ध्रुव से पूरी तौर पर बेपरवाह कर लिया था। वो उसके कपड़े प्रेस करती, उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन उससे नजरें नहीं मिलाती थी। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना तो दूर की बात था। वो उसके घर में मौजूद थी, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए। एक रात ध्रुव केस की फाइलों से थककर देर से घर आया। उसने सोचा बच्चे सो गए होंगे। वो सीधा उनके कमरे में गया, दरवाज़ा खोला तो मंजर देखकर रुक गया। लैंप की हल्की मध्यम रोशनी में अपनी बच्चों के बेड के पास ही कालीन पर बैठी सो गई थी। उसका सर बेड के किनारे से टिका हुआ था। आशी उसके गोद में थी और अंकित अपना सर उसके कंधे पर रखे सो रहा था। अवनी का मासूमियत से भरा चेहरा, उसकी खुली जुल्फें उसके गालों पर बिखरी हुई थी। ध्रुव वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसने देखा अवनी ने बच्चों को तो कंबल उड़ाया हुआ था, लेकिन खुद बस वैसे ही बैठी थी। ध्रुव धीरे से आगे बढ़ा और उसका दिल एक अनजाने एहसास से धड़क उठा। उसने अवनी के चेहरे से उसके बाल हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रुक गया। उसने अचानक झुककर अवनी के माथे को अपने होठों से छुआ और फिर उसकी नजरें अवनी के लबों पर ठहर गईं। एक पल के लिए उसके अंदर का मर्द जागा। उसने सावधानी से कंबल डाला और अवनी और तीनों बच्चों को अच्छी तरह उड़ा दिया। उसका हाथ अवनी के गाल को छूने ही वाला था कि वो धीरे से कसमसाई तो ध्रुव पीछे हट गया और खामोशी से कमरे से निकल गया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसे वो खामोश संजीदा औरत नहीं, वो पानी फेंकने वाली, उससे लड़ने वाली शरारती लड़की चाहिए थी। अगले दिन उसने पहल करने की ठानी। वो ऑफिस से जल्दी आ गया। अपनी किचन में कुक रात के खाने की हिदायत दे रही थी। ध्रुव किचन काउंटर पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। आज खाना बहुत अच्छा बना था। अवनी ने मुड़कर उसे नहीं देखा। थैंक्स, मैं कुक को बता दूंगी। ध्रुव ने फिर हिम्मत की। मैं कह रहा था कि मुझे बच्चों को सुलाना है और अंकित के लिए कल के कपड़े निकालने हैं। आपको कुछ और चाहिए? ध्रुव के पास कहने को कुछ नहीं था। वो उसके ठंडेपन पर तिल मिलाकर रह गया। नहीं, जाओ। अवनी फौरन मुड़ गई, जैसे वो उसके साथ एक पल भी खड़े रहना गवारा नहीं करती थी। ध्रुव ने गुस्से से काउंटर पर हाथ मारा। आखिर वो चाहती क्या है? मैंने उसे वही तो दिया जो वो चाहती थी, इस घर की मालकिन, इन बच्चों की माँ। लेकिन सच ये था कि ध्रुव अब उसे जिम्मेदार लड़की को नहीं, बल्कि उस चुलबुली लड़की को मिस कर रहा था, जिसे उसने खुद अपने तानों से खामोश कर दिया था। वो घर में सुकून चाहता था और अवनी उसे वो सुकून दे रही थी, एक शमशान घाट जैसा सुकून। अब एसपी ध्रुव राठौर का एक नया मिशन शुरू हुआ था, अपनी बीबी की खामोशी को तोड़ना। वो शरारती लड़ाका अवनी को वापस लाने के लिए बेचैन था, जिसकी आंखें हर वक्त उससे उलझने को तैयार रहती थीं। उसने पहल करने के लिए ऐसे तरीके सोचे जो शायद उसके पुलिस वाले दिमाग के लिए नए थे। एक सुबह जब अवनी बच्चों के कमरे से निकलकर कॉरिडोर में मुड़ी दोनों तो ध्रुव वहीं इत्तेफाक से खड़ा था, उसकी तरफ बढ़ा, इस इरादे से कि वो उससे गलती से टकरा जाएगा। लेकिन अवनी, जो अब उसके वजूद से लापरवाह हो चुकी थी, एक पल के लिए रुकी और उसे गुजरने का रास्ता दिया और बगैर एक नज़र डाले ठंडेपन से आगे बढ़ गई। ध्रुव का बना हुआ सारा प्लान धरे का धरा रह गया और वो खुद हवा में हाथ हिलाता अजीब सी पोजीशन में खड़ा रह गया। अगली कोशिश ज़्यादा महंगी थी। वो शाम ऑफिस से वापसी पर उसके लिए एक मखमली डिब्बी में नाजुक सी हीरे की अंगूठी लाया था। वो लॉन्ज में आई तो उसने डिब्बी उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए। अवनी ने एक पल के लिए उस डिब्बी को देखा, फिर ध्रुव के चेहरे को। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं आई। उसने डिब्बी लेकर थैंक्स कहा और उसे खोले बगैर ही साइड टेबल पर रख दिया। फिर उसकी नज़र उन खिलौनों पर पड़ी जो बच्चों के लिए लेकर आया था। वो धीरे से मुस्कुराई, एक हल्की सी मुस्कुराहट, थकी हुई मुस्कुराहट जो सिर्फ बच्चों के लिए थी। अंकित, देखो पापा आपके लिए क्या लाए हैं। वो बच्चों के साथ जमीन पर बैठ गई और ध्रुव अपनी लाई गई अंगूठी को और खुद को पूरे तौर पर नज़रअंदाज होता देखता रह गया। उसका दिल चाहा वो चीख चीख कर कहे कि वो अंगूठी बच्चों के लिए नहीं, उसके लिए लाया है, लेकिन असल तूफान तो अभी बाकी था। उस दोपहर दरवाजे पर घंटी बजी। नौकर के बताने से पहले ही सुमोना घमंडी और जहर में बुझी हुई अंदाज में सीधे लॉन्च में दाखिल हुई। अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी। सुमोना ने उसे सर से पैर तक गौर से देखा। आज उसने एक सादा सा लेकिन बेहद खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक ऐसा ठहराव था जो सुमोना को चुभ गया। तो तुम हो? वो आया।
अवनी ने किताब बंद की। वो आराम से उठी। उसकी आवाज में न घबराहट थी न गुस्सा। जी, मैं अवनी ध्रुव राठौर हूँ, इस घर की मालकिन। और आप? सुमोना को उसके कॉन्फिडेंस की उम्मीद नहीं थी। मैं सुमोना हूँ, वो जो इस घर की मालकिन बनने वाली थी, ध्रुव की मंगेतर। अवनी ने नरमी से सर हिलाया। पुरानी मंगेतर, राइट। कॉफी या चाय? ये रवैया सुमोना के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो ध्रुव के घर उसकी होने वाली हवेली पर ये मामूली लड़की मालिक बनकर बैठी थी। उसे सबक सिखाना जरूरी था। उसने देखा कि बच्चे अब अवनी के पास आकर उससे चिपक गए थे। ये मंजर देखकर सुमोना के तन बदन में आग लग गई। वो अवनी के करीब आई। उसकी आवाज में अब एक फुनकार थी। ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत करना। ध्रुव तुम जैसी लड़की को अच्छी तरह जानता है। तुम उसकी मजबूरी को मोहब्बत नहीं कह सकती। अवनी खामोश खड़ी उसे देखती रही। सुमोना ने जब देखा कि उसकी बातों का असर नहीं हो रहा तो उसने अपना आखिरी सबसे जहरीला तीर फेंका। तुम क्या समझती हो वो तुम्हारे साथ रहेगा? वो मुझे आज भी मिलता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो बस इन बच्चों के थोड़ा और तुम्हारे आदी होने का इंतजार कर रहा है। अवनी की आंखें पल भर को फैलीं। क्या मतलब? मतलब ये बेवकूफ़ लड़की कि ध्रुव जल्दी ही तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करने वाला है। उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हें तुम्हारी कीमत से ज़्यादा ही देकर इस घर से विदा करेगा। आखिर तुमने उसके भाई के बच्चों को संभाला जो है। अवनी को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। तलाक, कीमत, ये वही शब्द थे जो ध्रुव ने भी गुस्से में कहे थे। उसके दिमाग ने फौरन यकीन कर लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सुमोना उसके चेहरे पर आए रंग देखकर विजयी मुस्कुराई थी। तो बेहतर है कि खुद ही रास्ते से हट जाओ, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर निकाला जाए। ये कहकर वो मुड़कर चली गई। और जब ध्रुव घर आया तो उसके हाथ में अवनी की पसंदीदा आइसक्रीम थी। वो सुमोना की इस हरकत से बेखबर था और आज वो किसी भी कीमत पर अवनी को मनाकर उससे बात करना चाहता था। घर में एक अजीब मौत का सा सन्नाटा था। बच्चे शायद सो चुके थे। वो सीधा कमरे में आया जहां अवनी थी। अवनी देखो मैं क्या लाया हूँ। उसके शब्द उसके मुंह में रह गए। अपनी कमरे के बीच में खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। उसकी आंखों में आज वो पुरानी वाली आग, वही गुस्सा लौट आया था। क्या हुआ, तुम रो रही हो? बच्चे ठीक हैं? अवनी एक जहरीला कहकहा लगाकर हंसी। बच्चे, हमेशा बच्चे। इन बच्चों के अलावा आपको कुछ नजर आता है? या शायद अब आपको सिर्फ अपनी होने वाली बीवी नजर आ रही है? ध्रुव जो उसके आंसुओं से परेशान हो गया था अब उसके तंज से बुरी तरह गुर्राया। क्या बकवास कर रही हो अवनी? कौन सी होने वाली बीवी? अवनी ने चीख कर कहा, बही जिसे आज आप मिले थे, बही जो मुझे मेरी औकात बताकर गई है। आपकी पुरानी मंगेतर। वो फट पड़ी थी। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों झूठ बोला? वो गुस्से से चीख रही थी। ध्रुव ने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। अवनी होश में आओ। क्या कहा है उसने तुमसे? उसके हाथ झटकती हुई वो पीछे हटी। उसने सच कहा है कि आप मुझे तलाक देने वाले हैं। वो हिचकियों के बीच बोली। आप उससे शादी करने वाले हैं? कब कब दे रहे हैं मुझे तलाक? बता दें ताकि मैं अपनी कीमत, अपनी तनख्वाह, जो भी आप कहते हैं वो लेकर यहाँ से चली जाऊँ। ध्रुव इस इल्जाम पर, इस जहर भरे सवाल पर सख्ते की हालत में उसे देखता रह गया। तलाक? उसका हाथ जिसमें आइसक्रीम थी हवा में रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? कैसा तलाक? अवनी ने जहरीले आंसुओं से भरा कहकहा लगाया। वाह क्या अदाकारी है। आपको तो पता ही नहीं। मैं अभी बताती हूँ। वही तलाक जो आप मुझे देकर अपनी उस अमीर तरीन उस सुमोना से शादी करने वाले हैं। वही तलाक जिसके बाद आप मुझे मेरी कीमत पे करने वाले हैं। ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आइसक्रीम का कप एक तरफ रखा और आगे बढ़कर अवनी को दोनों बाजुओं से सख्ती से पकड़ लिया। होश में हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? वो यहाँ आई थी? उसने तुमसे ये सब कहा? हाँ आई थी और सच कहकर गई है। आपका यही प्लान है ना? आप मुझसे नफरत करते हैं। आपने मुझे कभी... खामोश, एकदम खामोश। उसकी आंखों में ऐसी वहशत थी जो अवनी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो एकदम डरकर चुप हो गई। ध्रुव की आवाज़ अब गुस्से से ज़्यादा एक जख्मी दर्द में डूबी थी। तो तुमने उसकी बात का यकीन कर लिया? तुम मुझे इतना गिरा हुआ, इतना घटिया समझती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें अपनी बीवी कहकर किसी और से शादी का मन बनाऊंगा? अवनी ने हिम्मत करके नजरें उठाई। तो और क्या समझूं? आपने मुझे कभी बीवी समझा ही कब है? उसके शब्द अब टूटे हुए दुख में बदल गए थे। न मेरी कोई सुहागरात हुई, न मेरी कोई मुंह दिखाई हुई। आपने मुझे पहले दिन से ही एक कमरा अलग दे दिया था। आप मुझसे ऐसे बातें करते हैं जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैं तो सिर्फ
इन बच्चों की आया हूँ एक नौकरानी, जिसे आपने पैसों के बदले खरीदा है, जैसा कि आपने खुद कहा था। और फिर उसने वो बात कह दी जो उसके दिल पर सबसे बड़ा बोझ थी। उसकी आवाज़ अब एक जख्मी सरगोशी में बदल गई। अगर अगर आपने मुझे वाकई अपनी बीवी माना होता, अगर मेरे लिए आपके दिल में जर्रा बराबर भी जगह होती, तो क्या आप आज तक मुझसे अपना रिश्ता न बना लेते? क्या मुझे अपना हक न देते? वो आखिरी शब्द, वो मासूमियत मगर गहरा शिकवा ध्रुव के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगा। उसका सारा गुस्सा, सारा बर्दाश्त एक पल में पिघल गया। उसकी पकड़ अग्नि के बाजू पर नरम पड़ गई। वो उसकी आंखों में झांक रहा था, जिसकी पलकें एक छिपी हुई चाहत से भीगी हुई थीं। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि अग्नि की खामोशी नफरत नहीं, नजरअंदाज किए जाने का दुख थी। तुम? उसकी आवाज़ मुश्किल से निकली। तुम ये चाहती थी? अग्नि उसके सवाल पर तड़प कर नजरें चुरा गई। मैं कुछ नहीं चाहती, छोड़े मुझे। लेकिन ध्रुव ने उसे नहीं छोड़ा। उसने झटके से उसे अपनी ओर खींचा और अपने सीने से लगाते हुए अपनी बाहों में कैद कर लिया। अग्नि का चेहरा उसके चौड़े मजबूत सीने से टकराया। नहीं, उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ उसके गले में दम तोड़ गई। ध्रुव का एक हाथ उसके सर के पीछे उसके रेशमी बालों में था और एक हाथ उसकी कमर पर मजबूती से लिपटा हुआ था। उसकी सांसें अग्नि के चेहरे को झुलसा रही थीं। उसकी आवाज़ अब किसी सरगोशी से भी ज़्यादा थी। तुम जानती हो मैंने खुद को कितना रोका है? तुम जानती हो तुम्हारी ये ख्वाहिश, तुम्हारा ये मुझे नज़रअंदाज करना मुझ पर ये क्या कयामत ढाता था? मैं उस सुमोना से नहीं मिला, वो ज़बरदस्ती मेरे सामने आई थी। मैं तुम्हें तलाक देने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुमने आज ये कह दिया जो मैं सुनना चाहता था, और वो भी जो मैं कभी नहीं सुनना चाहता था। इससे पहले कि अग्नि कोई जवाब देती, ध्रुव ने अपने होठों को उसके कांपते होठों पर रख दिया। ये सिर्फ एक नरम स्पर्श नहीं था। उसके हाथ जो अब तक ध्रुव के सीने पर उसे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, एकदम साकित हो गए। ध्रुव का ये स्पर्श बहुत शिद्दत भरा था, बहुत गहरा, जैसे उसे अपने आप में समेट लेने वाला हो। उसने अग्नि को सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी। अग्नि को लगा जैसे उसका वजूद पिघल रहा था। जब उसे लगा कि अब वो खड़ी नहीं रह पाएगी, तब ध्रुव ने अपने लबों को उससे अलग किया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही इंच पर। वो दोनों तेजी से सांस ले रहे थे। अग्नि की आंखें नशे में डूबी हुई थीं, उसके गाल दहक रहे थे। उसने अग्नि के आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ किया और फिर उसी अंगूठे को उसके भीगे हुए लबों पर फेरा। चलो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि बीवी का हक क्या होता है। उसकी आवाज़ में इतनी शिद्दत, इतना मान था कि अग्नि कांप गई। उसने दोबारा उसके लबों पर झुकना चाहा, लेकिन इस बार अग्नि ने शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। नहीं, प्लीज़ ध्रुव। ध्रुव उसकी बात पर मुस्कुराया। उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था। वो उसे बता रहा था कि वो उसके लिए क्या अहमियत रखती है। तुम मेरी हो अग्नि, उसने उसके कान में सरगोशी की। सिर्फ मेरी, इन बच्चों की माँ, इस घर की मालकिन और मेरी बीबी। ये कहकर उसने एक पल भी खराब नहीं किया। उसने अग्नि को झुककर अपनी बाहों में उठाया। ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारिए मुझे। वो ऊपर ऊपर से भरपूर विरोध कर रही थी, लेकिन उसका दिल किसी और ही धुन पर नाच रहा था। वो खुश थी, इतनी खुशी उसे यकीन नहीं आ रहा था। ध्रुव उसके चेहरे पर आए इन मिले जुले भावों को देख रहा था। वो मुस्कुराया। महीनों बाद वो दिल से मुस्कुराया था। आज नहीं, आज तुम्हारा हर शिकवा दूर करने का वक्त है। आज इस रिश्ते को इसका असल नाम देने का वक्त है। वो उसे उठाए अपने बेडरूम में ले आया। वही बेडरूम जिसमें आज तक सिर्फ वो या कभी कभी बच्चे सोए थे। आज इस कमरे की हवा अलग थी। उसने अग्नि को सावधानी से बिस्तर पर बिठाया। अग्नि जो अब तक उसकी गोद में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, उसने शर्म और घबराहट से नजरें झुका लीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा ध्रुव उसकी आवाज़ सुन लेगा। ध्रुव उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अग्नि के हाथ जो घबराहट में अपनी गोद में भींच रखे थे, अपने हाथों में ले लिए। अग्नि, मेरी तरफ देखो। तुम मेरी बीबी हो, इस घर की मालकिन, मेरे बच्चों की माँ हो, लेकिन सबसे पहले तुम मेरी हो। अग्नि की आंखों में फिर से आंसू आ गए। ध्रुव ने उसके आंसुओं को अपने होठों से चुन लिया। आज के बाद ये आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। उसने अग्नि के दुपट्टे को उसके कंधे से गिरा दिया। अग्नि ने एकदम घबराकर आंखें बंद कर लीं। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। ध्रुव के हाथ उसकी शर्ट के किनारे तक आए। उसकी उंगलियों की ठंडक जब अग्नि की नरम स्किन से मिस हुई तो अग्नि के मुंह से एक सिसकी निकली थी, और अगले ही पल ध्रुव ने उसे उसकी शर्ट से आज़ाद कर दिया। और फिर ध्रुव ने अपनी मोहब्बत के हर रंग को उस पर बरसा दिया। उसके स्पर्श में शिद्दत भी थी और नरमी भी। उसने उसकी शर्म, उसकी झिझक को अपने होठों की नरम छुअन से ख़त्म कर दिया।
उसने अवनी के वजूद के हर हिस्से को अपने होठों से छूकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। ये सिर्फ वो दो जिस्मों का मिलन नहीं था, ये दो आत्माओं का भी मिलन था। बहुत देर के बाद जब जज्बातों का तूफान थमा तो अवनी ध्रुव के बाजू पर उसके सीने पर सर रखे लेटी थी। वो इतनी खुश थी कि उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। वो शर्म से लाल थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान था। उसने अपना हक पा लिया था। अब भी कोई शक है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो? अवनी ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और नाम सर हिला दिया। उस रात उनके रिश्ते का एक नया मोहब्बत से भरा अध्याय शुरू हुआ था। अगली सुबह की रोशनी उम्मीद से कहीं ज्यादा रोशन और सुकून भरी थी। जब अवनी की आंख खुली तो उसने खुद को ध्रुव की मजबूत बाजुओं के कैद में पाया। उसने घबराकर एकदम से उठना चाहा। रात के सारे पल एकदम से उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। उसके गाल शर्म से दहक उठे, लेकिन ध्रुव जो न जाने कब से जाग रहा था, उसके मासूम चेहरे को ही तक रहा था। उसकी कमर के आसपास अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी आवाज़ जो कभी बर्फ की तरह ठंडी हुआ करती थी, अब गहरी और मोहब्बत भरी सरगोशी में बदल चुकी थी। इतनी जल्दी कहाँ, माई डियर वाइफ? अवनी ने अपना लाल होता चेहरा उसके चौड़े सीने में छुपाया। उसका दिल उसके मान पर, उसके हक पर बेख्तियार धड़क उठा था। वो खामोशी, वो ठंडापन, वो शिकवे, सब कुछ एक ही रात में पिघल गए थे। उस समय जब दोनों नाश्ते की मेज पर आए तो घर के नौकर और बच्चे भी बदले हुए माहौल को महसूस करके हैरान थे। ध्रुव ने खुद अवनी की प्लेट में नाश्ता डाला और अंकित और आशी, जो अपने चाचू को हमेशा एक सीरियस और बेहद सख्त रूप में देखने के आदी थे, आज अपनी नई माँ के साथ हंसते हुए देखा, उनका ख्याल रखते देखा तो खुशी से तालियां बजा रहे थे। आज पहली बार वो बंगला एक घर लग रहा था, एक ऐसा घर जहाँ सिर्फ सख्त कानून नहीं बल्कि एक मोहब्बत और सुकून भी था। अब सिर्फ अपने भाई का इंतकाम लेना चाहता था, बल्कि वो अपनी बीवी और दो अमानतों को एक महफूज और इंसाफ से भरा फ्यूचर भी देना चाहता था। थाने जाकर उसने हुक्म दिया, मुझे वो ट्रक ड्राइवर हर हाल में चाहिए और अंशिका भाभी के खानदान के पिछले 6 महीने के सारे फ़ोन रिकॉर्डिंग्स और बैंक स्टेटमेंट मेरी मेज पर लाओ। उसका शक अब विजय राठौर के गुरूर से हटकर अंशिका के खानदान की झूठी गैरत पर चला गया था। वो भागकर आई थी और उसने अपने भाई बीरेन की आंखों में अंशिका के खानदान के लिए डर देखा था, जिसे उस वक्त समझ नहीं आया था। सिर्फ 48 घंटे की अनथक मेहनत के बाद सबूत उसकी मेज पर थे। अंशिका के भाइयों ने उस रात वीरेन का पीछा किया था। ये एक पहले से प्लान था जिसे हादसे का रंग दिया गया। वो ट्रक ड्राइवर उनका अपना नौकर था जो अब उनके ही घर पर छुपा हुआ था। ध्रुव की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी वर्दी पहनी, अपना पिस्टल उठाया और एक टीम बनाकर उन दरिंदों को कानून के कटघरे में लाने के लिए निकल गया। उसने अंशिका के भाइयों को उनके अपने घर से उनके आदमियों के सामने हथकड़ियां पहनाकर उठाया। जब उसके सामने रिमाइंडर कमरे में फर्श पर घसीटा, तब भी उनकी आंखों में वो झूठा गुरूर बाकी था। हाँ मारा हमने, हमारी बहन ने हमारी नाक कटवा दी। उसने उस राठौर के बच्चे से भागकर शादी की। हमने अपनी गैरत का बदला ले लिया। ध्रुव की एक चीखदार आवाज़ उस कमरे में गूंजी। तुम्हारी झूठी गैरत ने 2 बच्चों को अनाथ कर दिया है। अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। कानून तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। वो इंसाफ दिलाकर विजयी होकर अपने घर लौटा। ये खबर सबसे पहले अवनी को सुनाना चाहता था, जिसकी मोहब्बत ने उसे ये ताकत दी थी। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ हवेली का पुराना नौकर रामू काका थे। उनकी आवाज़ कांप रही थी। छोटे साहब, गजब हो गया। बड़े साहब को दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल में है और बस आपका नाम ले रहे हैं। ध्रुव के पैरों से ज़मीन निकल गई। वो बाप जिसने उसे आग कर दिया था, आज उसी का नाम पुकार रहा था। अवनी ने उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखा। क्या हुआ? पापा को हार्ट अटैक हुआ है। अवनी ने देर नहीं की, उसने फौरन बच्चों को तैयार किया। चलिए, वो आपके पापा हैं, उन्हें इस वक्त आपकी ज़रूरत है। सारे गिले शिकवे बाद में। ध्रुव ने उस औरत को देखा जिसने उसके टूटे हुए खानदान को जोड़ना शुरू कर दिया था। वो अस्पताल पहुंचे। प्राइवेट रूम में विजय राठौर अपने बिस्तर पर थे। उनका चेहरा पीला था। उनकी नज़रें बच्चों पर पड़ी जो डर कर अवनी के पीछे छुपे थे। अंकित, जो अब 4 साल का हो रहा था, बिल्कुल अपने बाप बीरेन की जीती जागती तस्वीर था। उन्होंने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। अंकित, आशी। अवनी ने बच्चों को हौसला दिया। जाओ बेटा, दादाजी हैं आपके। बच्चे हिचकिचाते हुए आगे बढ़े। जैसे ही अंकित ने अपना नन्हा सा हाथ विजय राठौर के हाथ पर रखा, वो फूट फूट कर रो पड़े। मुझे माफ़ कर दे ध्रुव,
मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैं अंधा हो गया था उस गद्दी के गुरूर में। ये मेरा खून है। ध्रुव ने आगे बढ़कर अपने बाप का हाथ थामा। बस पापा। खानदान आखिरकार पूरा हो गया। कुछ देर के बाद विजय राठौर ठीक होकर हवेली वापस आए तो ध्रुव और अवनी भी बच्चों के साथ वहीं थे। हवेली जो महीनों से वीरान थी अब बच्चों के कह कहों से गूंज रही थी। विजय राठौर अपना सारा वक्त अपने पोते पोती के साथ गुजारते कि तभी सुमोना वहां आई। वो शायद विजय साहब की बीमारी का सुनकर आई थी, आखिरी दांव खेलने। ध्रुव, तुम वापस आ गए। मुझे पता था तुम इस गद्दी को नहीं छोड़ सकते। इससे पहले ध्रुव कुछ कहता, अवनी जो अब खामोश शरारती लड़की नहीं थी आगे बढ़ी। उसने आशी को अपनी गोद में उठाया। उसके शब्दों में हवेली की मालकिन का कॉन्फिडेंस था। वो गद्दी के लिए नहीं बल्कि अपने बाप के लिए आए हैं और हम उनका खानदान है। सुमोना ने अवनी को देखा जो आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हवेली की असल बारिश लग रही थी। विजय राठौर ने भी अपनी कमजोर मगर मजबूत आवाज में कहा, ये ध्रुव की बीवी है, मेरी बहू, और ये मेरे पोते पोती हैं। तुम यहाँ से जा सकती हो। इस हवेली पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। सुमोना की ये बेइज्जती बर्दाश्त न हुई। वो पैर पटकती वहां से चली गई। उस शाम विजय जी ने ध्रुव का हाथ पकड़कर कहा, ये गद्दी हमेशा से तुम्हारी अमानत थी। वीरेंद्र के बाद तुम ही इसके असल हकदार हो। मैं आज सबके सामने ये गद्दी तुम्हारे हवाले करता हूँ। ध्रुव ने अवनी की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। कुछ हफ्तों के बाद हवेली में बहार लौट आई थी। एक शाम ध्रुव और अवनी लॉन में टहल रहे थे। अवनी अचानक रुकी, उसे चक्कर आया। उसने ध्रुव का बाजू थाम लिया। ध्रुव ने उसे परेशानी से देखा। अवनी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अवनी ने उसकी आंखों में देखा। उसके होठों पर एक शर्मीली खुशी उभरी। मुझे लगता है आपको एक और खुशखबरी मिलने वाली है। ध्रुव एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर अगले ही पल खुशी की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। उसने अवनी को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी फैमिली अब पूरी हो चुकी थी और एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी।